हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सैम्पल पेपर नंबर 2। पिछले पार्ट में हमने क्या करा था, इसी सैम्पल पेपर के जो हमारे 1st to 7th क्वेश्चन थे वो कर लिए थे, और अब हम करने वाले हैं 7 to 14 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सैम्पल पेपर। तो ये तो हमने पिछले पार्ट में पढ़ ही लिया था, जो भी इसके अंदर जनरल इंस्ट्रक्शन थे वो हमने सारे देख ही लिए थे पिछली बार। तो हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 8 है। ये क्या कहता है, A tree is broken due to the storm in such a way that the top of the tree touches the ground and makes an angle of 30 degree with the ground length of the broken upper part of the tree is 8 meter. Find the height of the tree before it was broken. क्या बोल रहा है क्वेश्चन ने, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पेड़ था, वो क्या हो गया, हवा के वजह से, वो पेड़ हवा के वजह से क्या हो गया, बीच में से टूट गया, कहीं से टूट गया होगा वो पेड़, है ना, हवा के वजह से। तो देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या 8 क्या बोलता है कि एक पेड़ था कोई, ये ज़मीन में लगा हुआ था पेड़, हवा चली और ये क्या हो गया, कहीं से टूट गया, यानी कि यहाँ से भी टूट सकता है, यहाँ से भी कहीं से टूट गया। और जो टूटा हुआ पार्ट है ना, ये टूटा हुआ पार्ट जो पेड़ का, ये तो है नहीं कि ये क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये नीचे की तरफ को गिरेगा कहीं, है ना, टूटा हुआ पार्ट नीचे की तरफ को गिरेगा। तो ये टूटा हुआ पार्ट ऐसे करके गिरा कहीं पर नीचे आके, तो इस टूटे हुए पार्ट ने क्या कर दिया, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना दिया, 30 डिग्री का एंगल बना दिया यहाँ पे। और जो इस टूटे हुए पार्ट की हाइट है, जो इस टूटे हुए पार्ट की हाइट है वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर। इस टूटे हुए पार्ट की जो हाइट थी वो कितनी दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। और इसने एंगल कितना बना दिया, 30 डिग्री एंगल बना दिया। तो हमको बताना है कि इस पूरे पेड़ की हाइट कितनी थी टूटने से पहले। तो अगर ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट तो यहाँ टूट के गिरा है, यानी कि इस पार्ट की जो हाइट है, इस पार्ट की हाइट हमको क्या दे रखी है, 8 मीटर दे रखी है। अगर मैं इतने पार्ट की हाइट निकाल लूँ तो ये पूरा पेड़ मेरे को पता चल जाएगा कितने मीटर का था, पता चल जाएगा। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये चीज़ हमने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इसको क्या कहते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, यही होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, है ना। तो हमको क्या देखना है, ऐसे हमको साइन देखना है इसमें कि जिसके अंदर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों चीज़ें आती हो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसके अंदर आती है, साइन के अंदर आती है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू कर देते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। हमने देखा कि साइन थीटा के अंदर क्या आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास है ही, हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, अगर मैं इसको नाम दे दूँ A B C और D, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, B और C। परपेंडिकुलर BC है और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, B और D, हाइपोटेन्यूज B और D। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। BC की वैल्यू क्या है मेरे पास, BC की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है, अपॉन में BD की वैल्यू क्या है मेरे पास, 8 है। अब क्या होगा, ये 2BC इक्वल टू में 8। BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC की वैल्यू 8/2, ये आ जाएगी BC की वैल्यू, यानी कि BC की वैल्यू कितनी फाइंड कर दी मैंने, 4 मीटर फाइंड कर दी। अब मेरे को बताना है इस पूरे पेड़ की हाइट कितनी होगी। अगर ये वाला हिस्सा जो इस पेड़ का 8 मीटर का है और नीचे वाला हिस्सा 4 मीटर का है, तो ये पूरा हिस्सा कितने मीटर का है, 12 मीटर का है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हाइट ऑफ द ट्री इज कितनी है, AB प्लस में BC। AB की हाइट है 8 प्लस में BC की हाइट है 4, तो ये कितना हो गया, 12 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ गई, 12 मीटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज थोड़ी सी वैसी दे रखी थी, है ना। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम के अंदर। तो अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का ही सेकंड पार्ट है। इस वाले पार्ट में क्या बोलता है ये भी देख लेते हैं इस बारी। Two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road, 80 meter wide. Form a point between them on the road. The angle of elevation, the top of the two poles are respectively 60 degree and 30 degree. Find the distance of the point from the two poles.
हमको क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, 2 पोल्स हैं, 2 पोल्स हैं और ये क्या लगे हैं, किसी रोड के कोने में लगे हैं, है ना, किसी रोड के वहां पे लगे हैं ये पोल्स, ये रहा यहाँ पे। और ये रोड है, ये कितने मीटर का है, 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड पूरा रोड दे रखा है। और इन दोनों पोलों की हाइट जो है सेम दे रखी है हमको क्या बोला है कि इस रोड के बीच में कहीं पे भी एक कोई आदमी खड़ा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। वो क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, यहाँ से खड़ा होकर इन पोल्स की ये चोटी है ऊपर पीक जो इसकी यहाँ पर देख रहा है। अगर नीचे से इंसान कोई भी आदमी नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ को देखता है तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और एक चीज क्या होती है इसके अंदर, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन माने क्या होता है, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे तो ऊपर से नीचे देखना, यानी ऊपर की तरफ से नीचे देखने को एंगल ऑफ डिप्रेशन और नीचे से ऊपर देखने को एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करी गई है। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ये और इसको मैं ये कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, 60 डिग्री एंगल, और यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, 30 डिग्री एंगल। और अब ये चीज़ सवाल उठता है कि ये वाला ट्रायंगल छोटा बना है और ये ट्रायंगल बड़ा बना है, ऐसा क्यों बना है? ऐसा इसलिए बना है क्योंकि अगर मैं कहीं दूर, जहाँ पे भी छोटा एंगल होता है ना, जहाँ छोटा एंगल होता है वहाँ क्या लेता है, ज़्यादा जगह लेता है, और जहाँ बड़ा एंगल होता है वो लेता है कम जगह। ये तो हो गई हमारी याद रखने वाली बात। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँगा, मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, अगर अब मैं अगर मैं यहाँ पर से इसकी तरफ देखूँगा, अगर मैं इसकी तरफ देखूँगा यहाँ से यहाँ पर, तो मेरे को थोड़ी सी गर्दन ऐसे करनी पड़ेगी, है ना, मेरे को क्या करना पड़ेगा, कम गर्द, यानी कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जितनी मैं अगर मैं यहाँ पे कोई, मान लो एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे कोई एक पोल है, ठीक है, अगर मैं इस पोल के पास में खड़ा हूँ, अगर मैं इस पोल के पास में खड़ा हूँ तो मेरे को क्या करनी पड़ेगी, अपनी गर्दन को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा उठाना पड़ेगा इस ऊपर देखने के लिए, है ना, इसकी तरफ देखने के लिए मेरे को अपने गर्दन को ज़्यादा उठाना पड़ेगा। अगर मैं ज़्यादा उठाऊंगा अपनी गर्दन को तो एंगल भी तो बड़ा बनेगा, है ना, एंगल भी बड़ा बन जाएगा। और अगर इसी चीज़ में अगर ये कोई पोल है और मैं इसके दूर खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ, तो मेरे को यहाँ से देखने के लिए, यहाँ पर अगर मैं यहाँ देखना चाहता हूँ यहाँ से, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, बस मैं हल्की सी गर्दन अपनी उठाऊंगा और मेरे को यहाँ से दिख जाएगा। और अगर यहीं पर देखने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ तो मेरे को ये पूरी गर्दन अपनी उठानी पड़ेगी इसको देखने के लिए, है ना, जितनी ज़्यादा मेरी गर्दन उठ जाएगी उतना ज़्यादा बड़ा एंगल बन जाएगा। तो ये चीज़ हो गई हमारी कंप्लीट, यानी कि ये चीज़ तो हमारी कन्फ्यूजन दूर हो गई कि ट्रायंगल बड़ा और छोटा किस लिए बना है। जहाँ पे बड़ा एंगल बनेगा वहाँ ट्रायंगल छोटा बनेगा, और जहाँ छोटा एंगल बनेगा वहाँ बड़ा ट्रायंगल बनेगा। और ऐसा किस लिए बनेगा ये भी बता दिया। अब इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। अब फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टू पोल्स, यहाँ से इन दोनों के बीच का क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है इन दोनों के बीच का। अगर ये पूरा क्या है 80 मीटर है, अगर ये पूरा क्या है 80 मीटर है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको x ले लूँ, इस वाले छोटे वाले को मैं x ले लूँ, तो अगर ये पूरा क्या है 80 मीटर है, इसमें से इस 80 मीटर में से ये x है, तो ये क्या बचेगा 80 माइनस एक्स ही तो बचेगा, ये क्या बचेगा 80 माइनस एक्स बचेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लेट द BC इज x मीटर। अगर BC को मैंने x मीटर मान लिया, देयरफॉर तो यहाँ CD क्या आ जाएगा, CD क्या आ जाएगा मेरे पास 80 माइनस एक्स आ जाएगा। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, अब मेरे को क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड कर देना है ना। अगर मैंने परपेंडिकुलर से फाइंड कर लिया, है ना, दोनों का परपेंडिकुलर का, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं देख लेता हूँ कैसे फाइंड कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बेस चाहिए मेरे को, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। अब मेरे को परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। परपेंडिकुलर और बेस कहाँ दिख रहा है मेरे को, 10 में दिख रहा है ना। तो एंगल ले लेते हैं, यहाँ पे 10 में दिख रहा है, साइन कॉस 10 में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों आ रहा है। बेस और हाइपोटेन्यूज से भी इसको हम कर सकते थे, लेकिन हम परपेंडिकुलर और बेस से इसको कर देते हैं, है ना, क्योंकि दोनों की हाइट जो है सेम दे रखी है, ये आगे जाके हमको काम आने वाला है। तो हम इसको क्या करते हैं, टेन थीटा क्या है हमारे पास, टेन थीटा क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है। अभी हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, ए बी सी। इन ट्राइंगल ABC में परपेंडिकुलर और बेस, टेन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे 60 डिग्री दे रखी है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB है,
परपेंडिकुलर, और बेस क्या है हमारा x है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू तो √3 होती है ना, tan 60 की वैल्यू √3, तो AB अपॉन में x, तो x √3 आ जाएगी यहाँ पे AB की वैल्यू। AB की वैल्यू क्या आ गई, x √3 आ गई। AB की वैल्यू मैंने क्या फाइंड कर दी, x √3 कर दी। ठीक है, अब चलते हैं हम ट्राइंगल दूसरे वाले में, अब चलते हैं हम इन ट्राइंगल CDE में, CDE में। अब यहाँ भी क्या लेंगे हम, tan, यहाँ भी हमको बेस और परपेंडिकुलर चाहिए, और यहाँ पे क्या लेंगे tan थीटा इक्वल टू में क्या है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस ले लिया हमने यहाँ पर। tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है E और ED अपॉन में बेस क्या है मेरे पास CD। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू में ED क्या है मेरे पास, ED तो मेरे को फाइंड करना है, अपॉन में CD क्या है मेरे पास 80 - x है। अब चलते हैं हम आगे, अब क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा ED की वैल्यू, ED की वैल्यू क्या आने वाली है 80 - x अपॉन में √3। ED की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 80 - x √3। उसके बाद अब क्या बोला गया है कि ये जो दोनों पोल हैं, ये दोनों पोल जो हैं इनकी हाइट क्या है, इक्वल है। अभी मैंने बोला था ना ये दोनों पोल से हमको काम आने वाला है, तो अब आगे हमको काम, जब क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों की हाइट क्या है, सेम है, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है, तो हमारे पास इस वाले की हाइट कितनी आई है, इस वाले की हाइट आई है हमारे पास x, इस वाले की हाइट आई है हमारे पास x √3 इक्वल किसके बराबर है, x √3 है हमारे इसके बराबर। ये दोनों इक्वल दे रखे हैं तो हम दोनों को इक्वल रख सकते हैं, तो 80 - x अपॉन में √3, तो 80 - x अपॉन में √3, यही कर सकते हैं हम। जब दोनों की हाइट इक्वल बता रखी तो दोनों को इक्वल रख दिया, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ गया 3x आ गया, इक्वल टू में 80 माइनस में x। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x है जो नेगेटिव का है, इक्वल टू के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले आओ इसको, प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू में 80 बन जाएगा। यहाँ 4x इक्वल टू में 80, x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई है 20 आ चुकी है। अब क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई, तो ये जो हाइट है, ये जो इतना डिस्टेंस है ये क्या है 20 मीटर का, और इतना डिस्टेंस कितने मीटर का है 60 मीटर। बस यही पूछा था हमसे, ये 20 मीटर और ये 60 मीटर, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल इसी सा क्वेश्चन था, थोड़ी सी लैंग्वेज को समझना था और आसानी से कर देना था क्वेश्चन को। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कर देते हैं हम आपको इरेज। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं एक बारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PA एंड PB आर द टेंजेंट ड्रॉ टू द सर्कल विद सेंटर O से क्या है, कोई O क्या है सेंटर है और दो टेंजेंट ड्रॉ करे गए हैं। PA की हाइट क्या दे दी, PA की जो लेंथ है हमको कितनी दे दी है 6 सेंटीमीटर, एंड एंगल APB कितना दे रखा है हमको 60 डिग्री। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड AB की हमको इसकी लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि ये क्या है कोड है। और हमको क्या पता है कि अगर कोई भी जो टेंजेंट होते हैं अगर वो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ये चीज़ हमको क्या है पहले से ही पता थी, जब हमने सर्कल का चैप्टर करा था तो हमने ये चीज़ देखी थी। तो हमने क्या करा, हमको पता है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो हम सबसे पहले इतना लिख देते हैं यहाँ पे, ये चीज़ तो हमको पता है, लेकिन हमको बताना है एग्जामिनर को कि हमको ये चीज़ पता है। वी नो डेट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट drawn from an external point from the circle, external point to a circle are equal। हमने क्या बता दिया कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं सर्कल के ऊपर वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अगर हमने जब इसको इसके बराबर बता दिया है तो ये जो 6 सेंटीमीटर की है ये भी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ये भी 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी, ठीक है। तो इससे मैं क्या बता सकता हूँ AB बराबर किसके बता दी मैंने, AB बराबर PB के, AB बराबर PB के बता दी। अगर
जब ये साइड इक्वल है, जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल भी तो इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। ये दोनों एंगल जब साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी, एंगल बी ए पी बराबर किसके है, एंगल ए बी पी के, एंगल ए बी पी के। ये किस लिए बता दिया मैंने, जो ये वाली हमारी प्रॉपर्टी थी, जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी एंगल ड्रॉ, जो भी टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं वो क्या होते हैं, उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो उसके वजह से ही हमने ये भी बता दिया कि ए बी जो इक्वल है किसके, बी पी के, और ये जब दोनों साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर मैं क्या बोलूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने ये x मान लिया और ये भी x मानना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, अगर मैंने इसको x मान लिया तो ये भी x हो गया। अब मैं इस ट्रायंगल को लेके, जब ट्रायंगल के तीनों साइड की जो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अगर ये x है, ये x है और ये 60 है तो ये आ जाएंगे दोनों मेरे पास, तो निकाल देते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी में क्या है, एंगल बी ए पी प्लस में एंगल ए बी पी प्लस में एंगल ए पी बी इक्वल टू 180। अब ये दोनों एंगल तो इक्वल थे, यानी कि x प्लस में x इक्वल, x प्लस में x प्लस में 60 इक्वल टू में 180। ये क्या आ गया, 2x आ गया प्लस में ये क्या आ गया 60 इक्वल टू में 180। अब 180 में से 60 को माइनस कर देते, आ गया 120। x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। x की वैल्यू क्या फाइंड कर ली मैंने, 60 और 60। जब ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है, और अब ये क्या है, जब तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं हमारे पास तो क्या हो गया, जब तीनों एंगल एक ही, यानी कि तीनों एंगल इक्वल हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तीनों एंगल इक्वल हैं जब, तो वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो हम इसको क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने इसको प्रूव कर दिया तो ये वाली साइड भी कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई, ये वाली साइड भी क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर आ गई, है ना। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये वाले जो एंगल है ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द ट्रायंगल ए पी बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। बस कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, हमने क्या कर दिया, इसको इक्विलेटर प्रूव कर दिया तो इसकी तो तीनों साइड इक्वल हो गई और तीनों एंगल भी इक्वल हो गए। कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से इरेज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर डेट आर कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 725। यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर है और ऐसे नंबर जो 5 के मल्टीपल्स हैं, उनके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है हमको, 725 दे रखा है। तो करते हैं हम शुरू। लेट द 3 consecutive positive integers multiples of 5 is, कौन से हो सकते हैं, पहला 5x हो सकता है, दूसरा क्या होता है 5x प्लस में 5, तीसरा क्या हो सकता है 5x प्लस में 10। तीन ही करने थे। अब इनका जो स्क्वायर का सम है, इनके जो स्क्वायर का सम है वो कितना दे रखा है 725। तो स्क्वायर का सम यानी कि कितना दे रखा है 725। इनके स्क्वायर का सम कितना दे रखा है 725। द सम ऑफ द स्क्वायर ये बोला हुआ है यहाँ पर, है ना। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको क्या होगा 25x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ये क्या है a प्लस बी का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2a और b, यानी 5 दूनी 10 पंजे 50x आ जाएगा, प्लस a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2 10 दूनी 20 पंजे 100x, यही आने वाला है। अब ये कितना दे रखा है 725। तो मेरे को यहाँ 25x का स्क्वायर 25x का स्क्वायर 25x का स्क्वायर यहाँ मिल गया मेरे को, तो 75x का स्क्वायर कह सकता हूँ मैं इसको। और अब आगे चलते हैं, प्लस में
25 यहाँ पर है और 100 यहाँ पर है हमारे पास, तो ये कितना हो गया 125 हो गया। 125 प्लस में 50x और 100x कितना हो गया 150x हो गया, इक्वल टू में 725। ये क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना। तो हम इसको क्या करते हैं 75x का स्क्वायर प्लस में 150x हो गया, और ये 125 क्या है उठ के इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 725 में से जब 125 जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में 150x इक्वल टू में 600, इक्वल टू में 600 बच गया। उसके बाद इस 600 को इक्वल टू के यहाँ पे ले आओ, 75x का स्क्वायर प्लस में 150x माइनस में 600 इक्वल टू में 0। जो चीज़ कॉमन आ सकती है निकाल दो। क्या चीज़ कॉमन आ सकता है 75 कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बच जाएगा x का स्क्वायर बच जाएगा प्लस में 75 दूनी 150 होता है 2x का बच जाएगा। उसके बाद माइनस ये क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 पंजे 30 का 0 हाथ से लगा 3 6 7 42 13 44 45, ये नहीं होगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 का 0 हाथ से लगा 4 हो सकते 56 4 60, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। यहाँ पे क्या बच जाएगा 8 इक्वल टू में 0। तो मेरे पे क्या बच गया 2x माइनस में 8 इक्वल टू में 0। मेरे पे क्या बच गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करना है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, x का स्क्वायर प्लस में 8 एक कम 8 होता है और 4 दूनी 8 होता है और 4 में से 2 चले गए तो 2 भी बच जाता है ना। तो वही करना है हमको, यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 2x माइनस में 8 इक्वल टू में 0। कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर से क्या आएगा कॉमन x प्लस में 4, यहाँ से क्या आ जाएगा 2x प्लस में 4, तो यहाँ पे क्या बच गया x माइनस 2 और x प्लस में 4, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 4। x की वैल्यू मैंने नेगेटिव वाली लेते नहीं है कभी भी, x की वैल्यू मैंने पॉजिटिव में ले ली, x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। तो यहाँ पे वो नंबर कौन से हो गए, x की जगह पे 2 रख देते हैं। यहाँ पे जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10 5 15 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 प्लस में 10 20 आ जाएगा। तो वो नंबर कौन से हो गए, ये वो नंबर हो गए। यही फाइंड करना था इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब चल रहे हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं एक बारी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्लास इंटरवल वाला। द फॉलोइंग एज वाइज चार्ट ऑफ 300 पैसेंजर हैं हमारे पास, फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पुणे जा रहे हैं वो लोग, इज प्रिपेयर्ड बाय द एयरलाइन स्टाफ। अब यहाँ पे एजेस दे रखी है और नंबर ऑफ पैसेंजर दे रखे हैं, यानी कि लेस देन 10, यानी कि 10 से कम उम्र के लोग कितने 14 हैं, और लेस देन 20 का मतलब यानी 20 से कम उम्र के लोग क्या हैं कितने हैं हमारे पास 44 हैं। वैसी लेस देन 30, वैसी लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80। तो यहाँ पे बस मेरे को एक चीज़ देखनी है इस क्वेश्चन में, फाइंड दी मीन एज ऑफ दी पैसेंजर की, इन पैसेंजर का एज का मीन निकालना है। और मैंने इस क्वेश्चन में एक चीज़ बोली थी कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हमको करने हैं मीन मीडियन मोड वाले, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको निकालना है क्या। यहाँ क्या निकालना है, मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, यही होता है सिग्मा। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई, यही होता है एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई सिग्मा का, यानी मीन का फॉर्मूला। तो अब हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं कि लेस देन 0, इसको मतलब ऐसे तो मैं तो हम इसको फाइंड कर नहीं पाएंगे, तो हम इसको सही से लिख देते हैं पहले। तो 0 से 10, यानी कि लेस देन 10 का मतलब 10 से 0 से और 10 के बीच में होंगे, और 10 से 20, वैसे 20 से 30, वैसे 30 से क्या आ गया 40 आ गया, और 40 से 50 आ गया, और 50 से 60 आ गया, 50 से 60 और 60 से 70 भी आ गया, और 70 से 80 आ गया। अब मेरे पास एफ आई क्या दे रखा है देख लेते हैं, 14, 44, 82, 134, 184, 245, 287 और क्या दे रखा है 300, ये आ गया मेरे पास। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, एफ आई एक्स आई। सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, एफ आई होना चाहिए। तो एफ आई कैसे फाइंड करते हैं, एफ आई फाइंड करने के लिए बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना होता। एफ आई फाइंड करने के लिए सबसे पहला नंबर तो ऐसे का ऐसे ही उतार देते हैं हम यहाँ पर,
ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर देते, 4 में 4 गए 0, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, 12 में से 4 गए 8, 7 में 4 गए 3। अब इसमें से इसको माइनस करना है, 4 में से 2 गए 2, 13 में से 8 गए 5। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 4 में 4 गए 0, 18 में से 13 गए 50। उसके बाद इसमें से इसको 5 में 4 गए 1, और क्या होगा, 24 में से 18 जाएंगे तो 6 बच जाएगा, 7 में से 5 जाएंगे 2, 8 में 4 जाएंगे 4, 300 में से कितने जाएंगे 13। ठीक है, ये चीज़ फाइंड कर लिया हमने अभी तक। अब हमको एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स आई फाइंड करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। क्या करना पड़ता है, जो भी ये हमारे पास क्लास इंटरवल है इसको क्या करना है, इनको ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और 10 का आधा क्या होता है 5 होता है। ठीक है, और 20 और 10 30, 30 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। वैसे ही 30 और 20 50, 50 को 2 से कर देंगे तो 25 आ जाएगा। और 40 और 30 70, 70 को 2 से कर देंगे तो 45 आ जाएगा, सॉरी 35 आ जाएगा, है ना। और ये क्या देख रहा हूँ मैं कि 10-10 का गैप आता जा रहा है सबके अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 45, 55, 65, 75, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे एफ आई आ जाएगा। जब मैं इसको प्लस कर दूंगा पूरा और यहाँ पे लिख दूंगा तो ये मेरे पास एफ आई आ जाएगा। कितना है एफ आई, 8 4 12 13 14 15 16 17 3 20, 20 का 0 हासिल लगा 2 2 3 3 6 3 9 10 4 14 14 18 19 19 20 25 25 4 29 और 30। मेरे पास ये कितना आ गया एफ आई मेरे पास निकल के आ गया 300। अब मेरे को क्या चाहिए, एफ आई और एक्स आई चाहिए। एफ आई भी है एक्स आई भी है, दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो अब क्या आएगा, 14 पंजे कितना होता है, 14 पंजे होते हैं 70। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते चलते हैं, 15 0 0, 15 दिया 45। ठीक है, अब ये करते चलते हैं इसको मल्टीप्लाई सबको, तो 3 8 25, तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 दिया 15, 8 दूनी 16, 16 16 32 33 33 4 37। तो यहाँ क्या आ गया 37। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 370 लिख सकता हूँ। ऐसे क्या करना है, ये सारे हमको ऐड करते चलने हैं। तो 25 अट्ठे कितना होता है, सॉरी 25 अट्ठे कितना होता है, 25 को जब 38 और 25, तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4, 5 दिया 15, 8 दूनी 16, तो 15 15 30 31 4 35 का 5 हासिल लगा 3, 3 दूनी 6 7 8 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 950 आ जाएगा। वैसे ही सारे मल्टीप्लाई करते चलने, मल्टीप्लाई करते चलते हम सारे। ये यहाँ पे क्या था 35, 35 को 52 से करते हैं, 35 को 52 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 5 पंजे 25, 25 5 30 31 और 1 32 का 2 हासिल लगा 3, 3 पंजे 15 16 17 18। ये कितना आ गया 1820 आ गया। ये हमारे पास कितना आ गया 1820 आ गया। ऐसे क्या करना है, हमको ये सारे मल्टीप्लाई करते चलने। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2250 आ जाएगा। उसके बाद कितना आने वाला है यहाँ पे 3355, और उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे 2750 आ जाएगा, सॉरी 2730 आ जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं 6542, 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, 5 चौक 20, 20 30 32 33 का 3 कैरी लगा 3, 6 चौक 24 25 26 27, तो 2730 आ जाएगा 2730। उसके बाद मैं 75 को 13 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो 5 दिया 15 का 5 हासिल लगा 1, 7 दिया 21, 5 1 कम 5, 26 27 का 7 हासिल लगा 2, 7 1 कम 7 8 9। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास 975 आ जाएगा। ठीक है 975 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसका एफ आई एक्स आई का एडिशन करना है। तो ऐड करके कितना आ जाएगा ये भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो जब मैं इसको ऐड कर दूंगा, सबको ऐड करके मेरे पास कितना आ जाएगा ये 12600। तो एफ आई अब मैं इसमें पुट कर देता हूँ मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई एक्स आई मेरे पास कितना आ जाएगा 12600 आ जाएगा। और एफ आई क्या है मेरे पास 300 है, तो इस 0 से ये दोनों 0 चले जाएंगे, 3 चौक 12 3 दूनी 6। तो मेरे पास जो मीन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मीन आएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा इसका मीन। ये मैंने ऐड पहले से करके रखे थे, इस वजह से मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपको करना कैसे ये क्वेश्चन। तो हमको जब भी हम मीन मीडियन मोड जो भी निकालते हैं, सबसे पहले हमको उसका फॉर्मूला लिख लेना है। एक बार फॉर्मूला फिर से याद करवा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर, इसको मैं कर देता हूँ इरेज। तो मीन का फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस में एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ
इंटू में h। उसके बाद मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है l प्लस में f1 माइनस में f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस में f2 इंटू में h। ये मैंने तीनों फॉर्मूले लिख दिए हैं, मीडियन, मीन, मीडियन और मोड के। सबसे पहले हमको फॉर्मूले याद रखने हैं, उससे हमको पता चल जाएगा कि हमको फाइंड क्या चीज़ करनी है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से इरेज। तो अब मैं आ गया हूँ इस वाले क्वेश्चन पे। आ लाइट हाउस इज अ टॉल टावर विद लाइट नियर द टॉप, दिस आर ऑफ्टन बिल्ड टू आइसलैंड कोस्ट ऑन। ये सब क्या है हमारे लिए, टाइम ख़राब करने वाला, और एग्जाम में हमको टाइम ख़राब करना नहीं है, तो हमको इतना तो सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। बस हमको क्या करना है, मेन चीज़ पढ़नी है क्वेश्चन से। क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ है, एक लाइट हाउस है, वो कंस्ट्रक्ट कब किया गया, 1874 और 1875 के बीच में। इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर हाइट है एंड इट्स बीम कैन बी सीन एट द डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। अ शिप एंड अ बोट आर कमिंग टूवर्ड द लाइट हाउस। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, ये कोई लाइट हाउस है, इसकी हाइट हमको कितनी बता रखी थी, इसकी हाइट हमको बता रखी है 40 मीटर। जो ये लाइट हाउस है इसकी हाइट मेरे को कितनी बता रखी है, 40 मीटर। इसकी हाइट मेरे को बता रखी है 40 मीटर इस लाइट हाउस की। और क्या हो रहा है, एक शिप और एक बोट जो है, ये हमारी शिप हो गई और ये हमारी बोट हो गई। तो एक शिप और बोट क्या है, इस लाइट हाउस की तरफ को आ रही है ना। तो इसके ऊपर कोई बंदा चढ़ा हुआ है या कुछ भी है, वो क्या कर रहा है, वहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, इस बोट और शिप को दोनों को देख रहा है वहाँ से। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन अभी मैं समझा चुका हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, जब नीचे से कोई इंसान ऊपर की तरफ को देखेगा तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे देखता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे देख रहे हैं, यानी कि एक शिप की तरफ को देख रहा है और एक बोट की तरफ को देख रहा है। तो यहाँ पे क्या बन गया, एंगल 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हमको 60 डिग्री का एंगल बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, हमारा 30 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। हमको क्या फाइंड करना है, विच ऑफ द टू बोट और द शिप इज नियर, यानी कि इन दोनों में से लाइट हाउस के ज़्यादा पास कौन सी चीज़ है, वो हमको पता करना है। यानी कि पास में तो मेरे को पता ही चल रहा है साफ साफ कि कौन है, पास में कौन है, ये पास में है, क्योंकि शिप पास में है। अगर शिप पास में ना होती तो यहाँ पे कि जो एंगल होता वो क्या होता, बड़ा बनता। अभी मैंने बताया था जो चीज़ पास में है वहाँ क्या है, एंगल बड़ा बनेगा, और जो चीज़ दूर है वहाँ से क्या बनेगा, एंगल छोटा बनेगा। तो यहाँ पे पास बन रहा है, यानी कि एंगल क्या है, बड़ा है, और यहाँ पे क्या है, इससे पता चल रहा है हमको कि जो शिप है वो क्या है, इस लाइट हाउस के पास में। तो हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता देना है, इसका कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द टू बोट्स और द शिप नियरर टू लाइट हाउस, फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बता देना है। अब मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे को निकालना है बेस। तो देख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, tan थीटा में आ रहा है, tan थीटा में आ रहा है परपेंडिकुलर और बेस। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, tan थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, AB, परपेंडिकुलर AB, बेस क्या है मेरे पास, BC है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, इक्वल टू में AB मेरे को दे रखा है 40 अपॉन में BC कितना दे रखा है, x दे रखा है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 40√3। और कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ते तो इसका रैशनलाइज कर देते हैं, रैशनलाइज कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया 40√3 अपॉन में 3। तो इसकी हाइट, इसकी जो डिस्टेंस था वो निकल गया यहाँ से 40√3 अपॉन में 3। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, बस इसकी लैंग्वेज को समझना था। और जो इतना बड़ा कुछ इन लोगों ने लिख के दे रखा था हमको, इसमें बिल्कुल भी हमको टाइम वेस्ट नहीं करना, बस हमको क्या करना है, अपनी मतलब की चीज़ इसमें से उठा लेनी है, ठीक है। तो अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस इफ इट मूविंग एट द रेट ऑफ द 20 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को क्या करना है, ये बताना है कि ये जो बोट है ये यहाँ से लाइट हाउस में आने में कितना क्या करेगी, समय लेगी, है ना, कितना समय लेगी। अगर मेरे को डिस्टेंस पता होगा तो मैं आसानी से समय निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे पास स्पीड इन्होंने दे रखी है। जब मेरे को ये डिस्टेंस ही नहीं पता कि मेरे को कवर कितना करना है तो मैं टाइम कैसे बता सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना होगा। तो एंगल, ट्राइंगल ले लेते हैं सबसे पहले, हम इसको इरेज कर देते हैं। ट्राइंगल कौन सा ले लिया है मैंने, देख लेते हैं, ABD, ट्राइंगल ABD। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर है मेरे पास, बेस निकालना, यानी कि इसमें भी वही करना पड़ेगा, tan थीटा इक्वल टू P अपॉन में B। थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है मेरे को, tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है मेरे को, परपेंडिकुलर AB दे रखा है, और यहाँ क्या दे रखा है, BD। तो
tan थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू में ए बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 40 है, बी डी की वैल्यू क्या है मेरे पास, इसकी मेरे को फाइंड करनी है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, बी डी की वैल्यू आ जाएगी √3, सॉरी 40√3 आ जाएगी। बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 40√3। ये बी डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 40√3 आ गई। अब मेरे को डिस्टेंस पता चल गया। अब यहाँ से यहाँ तक का मेरे को डिस्टेंस पता चल चुका है कि कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस है मेरे पास और टाइम भी है मेरे पास, सॉरी स्पीड भी है मेरे पास, तो मेरे को टाइम फाइंड करना है। तो डिस्टेंस, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या है मेरे पास 40√3 और स्पीड क्या है मेरे पास 20। ये मेरे को क्या पता चल गया, टाइम पता चल गया। बस इतना सा करना था इस क्वेश्चन के अंदर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। बस हमको लैंग्वेज जो थी इसकी वो हमको थोड़ी सी समझनी थी। तो ये आपके रिवीजन हो रहा है सारा सैम्पल पेपर का, जो कि जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले जो पूछे जाने वाले वो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। बस इसको हमको एक बार देख लेना है कि कैसे के क्वेश्चन हो रहे हैं। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से इरेज। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमने इन क्वेश्चन की जो PDF बना के अपने चैनल पे भी डाली हुई है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब ये क्या है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कोई कृष्णानगर गांव है, उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ पे बंगाल कृष्णानगर किले, वहाँ पे कुछ ऐसे ही बताया गया है कि वहाँ पे पेंटिंग वेंटिंग होती है, ये सब बताया गया है। तो इसमें तो हमको टाइम खराब करना नहीं है, इसको हम बाद में भी पढ़ सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने मेन चीज़ पर। तो मेन क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहाँ से। तो मेन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये क्या है, हेयर आर अ फ्यू इमेज सम क्ले डॉल्स ऑफ कृष्णानगर। ये कृष्णानगर की क्या बनी हुई है, कोई डॉल बनी हुई है। डॉल बना रखी है किसी ने मिट्टी से, वो दे रखे हैं यहाँ पे। द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ रेड स्पेरिकल एप्पल इन डॉल फर्स्ट टू डैट ऑफ स्पेरिकल ऑरेंजेस इन डॉल सेकेंड इज 2:3। यानी कि ये क्या स्पेयर का हमको क्या बता रखा है, हमको स्पेयर का डायमीटर बता रखा है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे कोई ऑरेंज क्या है, रेड स्पेरिकल एप्पल है, और क्या है हमारे पास, और स्पेरिकल क्या है हमारे पास ऑरेंजेस। जो स्पेयर की शेप में जो रेड वो है हमारे पास एप्पल, और स्पेयर की शेप में ऑरेंजेस हैं। जो इनका डायमीटर बता रखा है वो कितना बता रखा है 2:3। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे D1 दे रखा है हमको, इनका रेशियो बता रखा है। तो मेरे को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे डॉल फर्स्ट अपॉन में डॉल सेकेंड। डॉल फर्स्ट और डॉल सेकेंड हमारे पास। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसका डायमीटर 2:3 में है। तो डायमीटर अपॉन में डायमीटर किसका, डॉल फर्स्ट का और डॉल सेकंड का कितना दे रखा है 2:3 दे रखा है। ये तो हमको डायमीटर दे रखा है। और हमको क्या पता है कि जो डायमीटर होता है वो हमेशा रेडियस का क्या होता है, जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, हमेशा डबल होता है ना। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 2R1 अपॉन में 2R2 इक्वल टू में 2:3, ये लिख सकते हैं। तो हम इस 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा R1 अपॉन में R2 इक्वल टू में 2 अपॉन में 3। तो यही पूछा था क्या इस क्वेश्चन के अंदर, यही पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रेड स्पेरिकल एप्पल इन डॉल फर्स्ट टू दैट ऑफ द स्पेरिकल ऑरेंज डॉल सेकंड। यानी कि दोनों का क्या पूछा हुआ था, रेडियस पूछा हुआ था यहाँ पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द रेड स्पेरिकल एप्पल्स इन डॉल फर्स्ट और डॉल सेकंड। तो हमको क्या बताना है, इसका सरफेस एरिया बताना था। तो ये हमने क्या बता दिया, इसका रेशियो बता दिया हम दोनों का। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। सरफेस एरिया निकालना था इसका, दोनों का क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। अभी तो मैंने रेशियो निकाल लिए, किसके रेशियो निकाले मैंने, अभी रेडियस के रेशियो निकाले। तो स्पेयर का हमको सरफेस एरिया करना है। सरफेस एरिया का जो क्या बताना है हमको, सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। सरफेस एरिया का रेशियो क्या, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है 4πr1 4πr अपॉन में 4πr, और इसको मैं 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ नाम, है ना। 4πr²। यानी कि जो रेशियो, यानी कि जो सरफेस एरिया होता है स्पेयर का वो क्या होता है 4πr²। और मैंने ये अपॉन में इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है। तो हमारे पास ये 4π से 4π कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। R1 कितना है मेरे पास 2 है, और R2 कितना है 3 है। इनका स्क्वायर कर देते हैं, इनका स्क्वायर कर दिया, ये कितना आ गया 4/9, यानी 4:9। यही पूछा था, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो, दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो मैंने कितना बता दिया 4:9 बता दिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं एक बारी। इसको मैं यहाँ से करता हूँ इरेज।
अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द ब्लू डॉल ऑफ डॉल 3। अब क्या है इसके अंदर, अब इन दोनों का काम खत्म हो गया। अब चलते हैं इस वाले पे, जो भी इसके अंदर क्या है, इन डॉल 3 मेल डॉल ऑफ ब्लू कलर है सिलेंड्रिकल बॉडी एंड द स्पेरिकल हेड टचेज द सिलेंडर बॉडी, द रेडियस ऑफ द बोथ द स्पेरिकल हेड एंड द सिलेंड्रिकल बॉडी। अब इसमें क्या बताया गया है कि जो डॉल 3rd और डॉल 4th है, इसमें क्या बताया गया है, जो डॉल 3rd है हमारे पास, जो इसका ऊपर का पार्ट है वो क्या है, स्पेयर में है, और जो इसका नीचे की बॉडी है वो क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में बता दी। अब ये जो इसका रेडियस है ना, दोनों का रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस दे रखा है मेरे को 3 मीटर, रेडियस कितना दे रखा है मेरे को 3 सेंटीमीटर दे रखा है, थोड़ी 3 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पे। और हाइट ऑफ द सिलेंडर, इसकी हाइट मेरे को कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर दे रखी है इसकी हाइट। तो मेरे को क्या बताना है, उसके बाद क्या हुआ, इसको मेल्ट करके बनाया गया है, क्या बनाया गया है, इन दोनों को मेल्ट करके क्या बनाया गया है, जो इस वाली डॉल के हाथ में जो डमरू है ना, यानी कि स्पेरिक कौन सी शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में, इसको बनाया गया। जो इसका भी रेडियस जो है 3 दे रखा है, इसका भी रेडियस जो है 3 दे रखा है। ठीक है, इतना बोल दिया क्वेश्चन के अंदर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। द ब्लू डॉल इज मेल्टेड, इट्स क्ले यूज टू मेक द सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ डॉल 4। देखा जो क्या बोला गया था, जो डॉल 3rd थी, डॉल 3rd को मेल्ट करके डॉल क्या बनाया गया है, सिलेंड्रिकल शेप में वो ड्रम जो ले रखा है डॉल 1st ने, डॉल 4th ने जो ड्रम ले रखा है, इसको मेल्ट करके हमसे क्या बनवाया गया है, ये बनवाया गया है। और ये भी कैसा शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, तो इफ़ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 3 सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ द ड्रम। ये हमको इसका फाइंड करना है, इसकी हमको हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम दोनों को इक्वल रख देता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, इसकी हाइट आ जाएगी। तो दोनों की वॉल्यूम रख देते हैं। इसके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ ड्रम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। एच को मैं बड़ा लिख देता हूँ, एच को बड़ा इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है। और अब उसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो 2 चीज़ मिली हुई है, एक तो स्पेयर बॉडी, इसका जो सर है वो क्या है, स्पेयर पार्ट में, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर लिखनी पड़ेगी, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू में पाई आर स्क्वायर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर एच प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होती है, 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब। इस पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर, पहले हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। ये हो गया पाई आर स्क्वायर, कॉमन निकल गया, अंदर बचा एच प्लस में 4/3 आर, यही बच गया। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बच गया, एच बच गया। जो हमको इसकी हाइट निकालनी थी वो एच बच गया यहाँ पे। और इस वाले की एच की हाइट हमको दे रखी है यहाँ पे 8 दे रखी है, प्लस में 4/3 इंटू में रेडियस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। इसको काट दिया तो 8 4 12, 8 प्लस में 4, एच की हाइट कितनी आ गई, 12 आ गई। हमको यही फाइंड करना था, इसकी हाइट फाइंड करनी थी, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। जो डॉल 3rd थी उसको वो किससे बनी हुई थी, एक स्पेरिकल से और एक सिलेंडर से वो बनी थी। उसको मेल्ट करके क्या बना दिया, एक ड्रम बना दिया, जो कैसी शेप का था, सिलेंड्रिकल शेप का था। तो हमने क्या करा, दोनों की, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम को दोनों इक्वल रख के हमने क्या कर दिया, इसकी हाइट फाइंड कर दी। बिल्कुल इसी सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, और टाइम तो बिल्कुल नहीं खराब करना था इस क्वेश्चन में। जो ये चीज़ हमको दे रखी थी, इसको हमको नहीं जानना था कृष्णनगर के बारे में। कुछ बच्चे होते सारी चीज़ जानना चाहते हैं कि कृष्णनगर में कौन रहता था, कैसे काम करता था, क्या करता था। हमको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, हमको सीधा मेन चीज़ देखनी है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब चलते हैं, तो इसी के साथ जो हमारा ये सैम्पल पेपर फर्स्ट था ये हमारा हो गया है कंप्लीट, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम मिलेंगे आगे, जब आपका एग्ज़ाम और भी क्वेश्चंस हम आपके लिए डालते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपसे, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो जब तक के लिए धन्यवाद, अब मिलते हैं हम अगले पार्ट में।